फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम हॉल में आने वाले ये सारे प्रश्न हैं। बिल्कुल आपका जो है ये अब डेली ही क्लास प्रोवाइड होना स्टार्ट हो चुका है। तो जिन्होंने भी सुबह वाली क्लास 10 AM की नहीं देखी है तो आप जाइए मेरे चैनल पे, बिल्कुल आपको वीडियो मिल जाएगा। और बिल्कुल ही एक भी क्लास अब मिस नहीं करना है, क्योंकि समय बहुत ही कम बच चुका है। ठीक है, तो हमें इन बहुत ही कम समय में आपको जो है सारे सब्जेक्ट को यहाँ पे क्लियर करना है। तो बिल्कुल आप डेली ही क्लास में आइए और अपनी तैयारी मजबूत बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी के लिए मॉडल सेट यहाँ पे कर रहे हैं। बिल्कुल 100 प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम हॉल में आने वाले प्रश्न है। ठीक है, और बिल्कुल ही इसी तरीके के पेपर आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, जैसा कि यहाँ पे आपको रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस, साइंस, ये चारों ही सब्जेक्ट मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें, और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप क्लास को लाइक करें, क्योंकि फ्री में जो है आपको ये क्लास प्रोवाइड होता है डेली ही आपको 8 PM पे। ठीक है, तो आप इस क्लास को कभी भी मिस ना करें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम डेली ही क्लास इस तरीके के आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। पहले आज साइंस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, फिर जो है रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, फिर जो है जीके के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, और अंत में जो है आपके मैथ के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो पहला साइंस का प्रश्न आ चुका है, और बिल्कुल आपको फटाफट क्वेश्चन के उत्तर देने हैं कि प्रकाश वर्ष किसका एकक है। प्रकाश वर्ष किसका एकक है। यहाँ पे 25 ठो आपके जो है साइंस के प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम हॉल में जिस तरीके से पूछे जाएंगे बिल्कुल उसी तरीके के प्रश्न है। और आपको टारगेट रखना है कि कम से कम 15 प्लस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग यहाँ पे दे सके। ठीक है, तो देने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताना है टेस्ट के तौर पे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट उत्तर क्या होगा पहले का, तो कहिएगा ये दूरी का जो है डिस्टेंस का जो है क्या होता है, प्रकाश वर्ष एकक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यदि आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन समय की इकाई है, नहीं है, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन समय की इकाई नहीं है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि दूसरे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन समय की इकाई नहीं है। ठीक है, समय की इकाई नहीं है, तो आपको यहाँ पे जो है क्या बताना है, प्रकाश वर्ष समय की इकाई नहीं होती है। ठीक है, बाकी ये तीनों आपके होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। ये सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, आपको कहीं ना कहीं नोट कर लेना है। और आपको एक और बात बता दूं कि फ्री जो है नोट्स भी मैं देता हूँ इस क्लास का। बिल्कुल आपको फ्री में इस क्लास का PDF मिल जाएगा 100 प्रश्न का, तो आप इसको जरूर ही ले लीजिएगा और रिवीजन में लग जाइएगा। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिखेगा। ठीक है, उस लिंक पे जाइए, क्लिक कीजिए, सीधा ही आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, और उसमें जो है आपको डेली ही क्लास के जो है लिंक मिलेगा, जो आपको फ्री में क्लासेज कराया जाता है। कभी भी क्लास मिस नहीं होगा, तो आप उस क्लास को जरूर जो है देखिएगा। ठीक है, तो इसका जो है नूरी साल है, नूरी साल आपसे पूछा गया है, तो आपको बताना है एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फैसला को बोलते हैं नूरी साल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यदि आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि MKS प्रणाली में अ, बल का एकल है। MKS प्रणाली में बल का जो है एकक क्या है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे कि चौथे नंबर प्रश्न का जो है बिल्कुल राइट उत्तर क्या होने वाला है। बेहतरीन है, बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। तो बल का जो है न्यूटन आपने पढ़ा होगा, ये MKS प्रणाली में इसका SI मात्रक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि एंगस्ट्रम को जो है अभिव्यक्त करने की इकाई क्या है। एंगस्ट्रम को जो है अभिव्यक्त करने की इकाई क्या है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। बिल्कुल आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा कि एंगस्ट्रम को अभिव्यक्त करने की इकाई क्या है। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, एंगस्ट्रम को किससे व्यक्त किया जाता है, लंबाई से। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि एक बार बराबर होता है, एक बार जो है बराबर कितना होता है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग
बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 10 के पावर 5 पास्कल, 10 के पावर 5 पास्कल, ऑप्शन नंबर सी के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि ल्यूमिनेस किसका जो है मात्रक है। ल्यूमिनेस किसका जो है मात्रक है, बताने की कोशिश करेंगे कि 7वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। 7वां नंबर प्रश्न है, ल्यूमिनेस किसका जो है मात्रक है, ये आपको बताना है। तो ये जो होता है, ये ज्योति फ्लक्स का जो है एसआई मात्रक होता है ल्यूमिनेस। तो बिल्कुल सी जो है आपका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है ज्योति तीव्रता का जो है मात्रक है। ज्योति तीव्रता का जो है मात्रक क्या है, ये आपको बताना है। बताइए ज्योति तीव्रता का जो है एसआई मात्रक क्या होता है। आपको ऑप्शन देखते रहना है और फटाफट से जो है आपको उत्तर बताते रहना है। तो कैंडेला होता है बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कैंडेला मात्रक है, बिल्कुल प्रश्न का उल्टा जो है यहाँ पे उत्तर देना है, जो कि अभी मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो 9वें नंबर प्रश्न का जो है उत्तर अब आपको बताना है, क्योंकि मैंने अभी बताया था। अब किसका किसका दिमाग जो है यहाँ पे कैप्चर किया है, वो जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि श्यानता की जो है एस आई मात्रक क्या है। श्यानता की जो है एस आई यूनिट क्या है, इकाई क्या है, ये आपको बताना है। 10वें नंबर प्रश्न पे है और 10वें का राइट उत्तर क्या होगा, तो बताना है प्वाई जूली। प्वाई जूली जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने है कि प्लांक नियतांक एच की जो है बीमा समान है। प्लांक नियतांक एच की जो बीमा है वो समान है। समान है मतलब आपको बताना है कि यहाँ पे किसके समान है, ये आपको बताना है। तो कोणीय संवेग के जो है समान होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। किलोवाट घंटा किसका जो है एसआई यूनिट होता है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो यहाँ पे जो है किलोवाट घंटा किसका होता है, किलोवाट घंटा भाई साहब, किलोवाट घंटा किसका होता है, तो शक्ति का एसआई मात्रक होता है ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका कि त्वरण की इकाई है। त्वरण जो है, त्वरण उसकी इकाई क्या है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। त्वरण जो है, त्वरण इसकी जो है एसआई यूनिट क्या होगी। तो आपका जो है राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा, वो क्या बनेगा, तो कहिएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, ये आपको बताना है। तो 10 लाख मिलीमीटर होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक फेम्टो बराबर होता है, एक फेम्टो बराबर होता है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि एक फेम्टो बराबर कितना होता है। तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि 10 के पावर -15 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि एक माइक्रोन किसके बराबर होता है। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, बताने की कोशिश करेंगे। तो ये होता है 0.001 मिमी के बराबर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि किसी तारे की दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट है। किसी तारे की दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट है, तो क्या है, तो आपको बताना है कि तारे को मापने को प्रकाश वर्ष के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया। गति के नियमों का जो है प्रतिपादन किसने किया, ये आपको बताना है। तो आपका राइट उत्तर आएगा कि गति के नियम को जो है न्यूटन ने प्रतिपादन किया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की जो है परिभाषा मिलती है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किसकी जो है परिभाषा मिलती है, ये हमको बताना है। तो ये मिलता है एक समान गति का, ठीक है, एक समान गति की परिभाषा मिलता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और जो है दिशा में तब तक कोई जो है परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो, यह है। तो ये क्या है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि ये है आपका क्या, तो ये न्यूटन की गति का जो है विषमयुक्त जो है प्रथम नियम है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम जो है आपको याद रखना है। कह रहा है कालीन से धूल हटाते समय हम उसको जो है अचालन जो है झटका देते हैं अथवा जो है छड़ी से पीटते हैं, इसका जो है कारण क्या है।
इसका कारण बताइए कि क्यों जो है उसको इस तरीके से ट्रीट किया जाता है धूल को हटाने के लिए। तो आपका राइट उत्तर बनेगा कि विराम के जड़त्व में विराम के जड़त्व में अपना जो है स्थान जमा लेती है तथा जो है कालीन से धूल जो है धूल जो है तमी झटती है, तब जो है कालीन की गति जो है प्रदान की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि किसने कहा एक पिंड जो है विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाह्यम बल पिंड पर जो है कोई कार्य न करता है। ठीक है, तो ये किसने कहा है? ये तो सभी लोगों को मालूम है, छोटे से क्लासों से मैंने आप लोगों ने पढ़ा होगा, न्यूटन जी ने कहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाते हैं, यह किस नियम के पालन करता है? यह कौन से नियम का पालन करता है? तो सवारी आगे झुकना जो है न्यूटन के गति के प्रथम नियम का पालन करता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? न्यूटन के गति का जो है कौन सा नियम है जो जड़त्व के नियम की व्याख्या करता है? तो आपको बताना है ये प्रथम नियम है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है। एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है, मतलब किस पे निर्भरता है? तो आपका जो राइट उत्तर होगा ये होगा द्रव्यमान पर। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं हम लोग, यहाँ पे 25 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं, तो इसके आगे चलते हैं। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न देखिए, साइंस का आ चुका है, ठीक, सॉरी रीजनिंग का प्रश्न आ चुका है। और रीजनिंग के प्रश्नों के लिए आपको कोशिश करना है कि बिल्कुल सही बनाइए। ठीक है, इसके लिए मैं समय भी दूंगा 10 सेकेंड का, और मेरे साथ और मेरे से पहले कोशिश करना है कि कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना उत्तर दें। तो आपका जो है यहाँ पे पहला रीजनिंग का प्रश्न आ चुका है, कह रहा है कि दी गई अक्षर श्रृंखला में क्रमिक रूप से रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। ठीक है, अब पूरा करना है आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लिखा गया है इसको पूरा कीजिए, बिल्कुल यहाँ पे आपको पूरा करना है। क्या होगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होगा। 10 सेकंड का समय है, बिल्कुल समय गंवाना नहीं है। और जैसे में 14 नंबर प्रश्न है, तो 14 का ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में करते रहना है। ठीक है, थोड़े से यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है, ये डबल डी है। ठीक है, इसको डी बना लीजिएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यहाँ पे डबल डी है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ से 3 में डिवाइड कर लीजिए। ये 3 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, ये डी है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये डी है। ठीक है, तो हमने देखा पहला अक्षर डी है, तो पहला अक्षर यहाँ पे डी है। डी सी डी, डी सी डी, डी सी डी, डी सी, यहाँ पे हो जाएगा डी। देखिए बिल्कुल परफेक्ट बैठ गया यहाँ पे आपका डी सी डी जो है हो रहा है। तो अब देखेंगे यहाँ पे आपने पहले क्या भरा, डी, फिर भरा सी, फिर भरा सी, फिर भरा डी। अब ये कहाँ पे है, आप ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करोगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि यहाँ पे कह रहा है कि यदि 71 गुणे 15 बराबर 84, 23 गुणे 92 बराबर 57, यहाँ पे 44 गुणे 37 बराबर 84 हो, तो यहाँ पे 54 गुणे 32 का मान आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। बिल्कुल आपको इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। अच्छे तरीके से इस प्रश्न का जवाब देना है आप लोगों को। तो देखिए आपके लॉजिक क्या होंगे कि 71 और 15 को जोड़ देते हैं अगर, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 86। ठीक है, 86 में से 2 माइनस कर देंगे तो 84 हो जाएगा। पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये तो वैल्यू ही बहुत ही कम है। ठीक है, तो जोड़ने और 2 घटाने वाली नियम तो बिल्कुल ही यहाँ पे नहीं लागू हो रहा है। ठीक है, लॉजिक ये यहीं पे कैंसिल हुआ। दूसरा लॉजिक सोचेंगे, दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, ये अब आपको सोचना है। तो देखिए 7 और 1 जोड़ देते हैं 8 है, 1 में से 5 घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4। वही लॉजिक यहाँ पे देखिए, 7 में यहाँ पे तो 9 में से 2 जाएगा, 7 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, परंतु ये लिखा है 57।
तो बिल्कुल ये भी लॉजिक यहाँ पे काम नहीं किया। दूसरा लॉजिक देख लीजिए, यहाँ पे दूसरा लॉजिक अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 7 और 1 को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 7 और 1 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और ये 5 में से 1 को घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 84 लिखा हुआ है। वही लॉजिक यहाँ पे लगाते हैं, 3 और पहले जोड़ना है तो 3 2 कितना हो गया, 5, और यहाँ पे घटाना है, 9 में से 2 जाएगा 7, बिल्कुल 57 यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी लॉजिक देखिए, यहाँ पे जोड़ना है तो 4 4 8 हो गया, और यहाँ पे तो आपको घटाना है तो 7 में से 3 जाएगा 4, देखिए यहाँ पे 84 बिल्कुल हमको मिल रहा है, ठीक है। तो लॉजिकली यहाँ पे हमें जो है क्वेश्चन का जो है उत्तर पता चल गया कि करना क्या है। तो यहाँ पे वही काम कर दीजिए, पहले जोड़ दीजिए तो 5 4 हो जाएगा 9, और यहाँ पे घटा दीजिए, 3 में से 2 जाएगा 1। अब जो है आंसर कितना मिला आपका, तो 91, बिल्कुल सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए कौन से विकल्प चिन्हों को जो है चिन्हों की आवश्यकता होगी। अब हम लोगों को यहाँ पे चिन्ह बताना है कि कौन से चिन्ह को रखें इस बॉक्स में, ताकि जो है ये समीकरण संतुलित हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रश्न के लिए आपके कैलकुलेशन तेजी फास्ट होने चाहिए, तो ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। जैसे पहला प्रश्न है, पहला ऑप्शन है, तो पहले को रखिए, यहाँ पे भागा रख दीजिए पहले, उसके बाद से गुणा रख दीजिए, उसके बाद से माइनस कर दीजिए, उसके बाद से प्लस कर दीजिए, और इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले भाग होगा, 5 चौका 20, 4 हो जाएगा। फिर जो है 4, 4 के बाद से गुणा कितना है आपके पास, 5, उसके बाद से गुणा कर देंगे तो 5 5 हो जाएगा 25, 25 के बाद यहाँ पे क्या है, माइनस 5 लिखा हुआ है, और प्लस का 21 लिखा हुआ है। तो ये 21 और जो है 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 46, 46 में से 5 घटाएंगे 0 होगा, कहिएगा बिल्कुल नहीं होगा। पहला ऑप्शन आपका गलत, पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत। दूसरे वाले ऑप्शन पे चलिएगा। पहले क्या करना है, आपको भाग करना है बिल्कुल, उसके बाद से घटाना है, फिर उसके बाद से गुणा करना है, फिर उसके बाद से जोड़ देना है। तो यहाँ पे भाग देंगे तो हो जाएगा 5, 5 हो गया, और यहाँ पे गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो 5 माइनस हो जाएगा 25, और प्लस हो जाएगा 21। तो 21 5 कितना हो जाएगा, 26, 26 में से 25 घटाएंगे 0 होता है, बिल्कुल नहीं होता है, ये भी गलत है। उसके बाद से चलेंगे आपका अगला, यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर सी। सी को देखिए, पहले माइनस कीजिए, फिर उसके बाद से भागा कीजिए, फिर उसके बाद से भागा कीजिए, फिर उसके बाद से गुणा कीजिए। अब देखिए इसका वैल्यू कितना होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे भाग दे देंगे, तो 5 में 25 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, फिर 5, 5 में फिर 25 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 1, ठीक है। ये कितना हुआ आपका, 1 हुआ, और यहाँ पे जो है आपका 1 गुणे कितना करेंगे, 21, और 100 में से घटाएंगे तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे भागा पहले करिए, भागा के बाद से जोड़ दीजिए, जोड़ के बाद से गुणा कर दीजिए, गुणा के बाद से आपको क्या करना है, घटा देना है। अब देख लीजिए, यहाँ पे पहले भाग दे दीजिए, कितना हो गया 5, उसके बाद से प्लस 5 में 5 से गुणा करेंगे 25, और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस का 21 करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी तो आपका नहीं आ रहा है, ठीक है। ये भी आपका अंत वाला जो है भागा, फिर प्लस, फिर जो है गुणा, फिर माइनस वाला लॉजिक नहीं लगा। एक बार इसको फिर से ट्राई कर लेते हैं, सी वाले ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है। पहले माइनस, फिर यहाँ पे क्या करना है आपको, भागा, फिर भगा, फिर गुणा लिखा है, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेते हैं, 100 लिखना है, माइनस 25, भागा के जगह पे गुणा लिखेंगे 1/5, फिर गुणे 1/5, और फिर गुणे कितना है, 21 है, ठीक है। तो ये 5 के पहाड़े में 5 मरते में, ये 5 के पहाड़े में 5 कट गया, ठीक है। तो इधर तो बचा अपना 21, तो ये भी नहीं हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे कुछ दूसरे वाले लॉजिक को एक बार चेक कर लेते हैं। पहले भगा, फिर जो है यहाँ पे माइनस, और फिर जो है यहाँ पे गुणा, और फिर जो है यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, ठीक है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं, लास्ट चांस। 25 चौका 100, सॉरी यहाँ पे जो है 25 पाँचे 100 लिख दिए थे, बिल्कुल यहीं पे गलत हुआ था। 5 5 25 हो जाएगा, माइनस का 25 और प्लस का 21 है, ठीक है। तो 21 4 कितना हो गया आपका 25, 25 में से 25 जाएगा 0। यहाँ पे जो है हम लोगों ने गलती किया था, 25 चौका 100 और यहाँ पे 5 बार में लिख दिया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था। सॉरी जो है यहाँ पे थोड़े से मिस्टेक मेरे से हो गया था, ठीक है। थोड़े से जो है आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा यहाँ पे, सॉरी आपको, क्योंकि आपके थोड़े से जो है यहाँ पे टाइम वेस्ट हुआ है। कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित विकल्प को चुनिए। कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों से भी मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि देखिए बहुत सारे थॉट एक ही साथ यहाँ पे समझना होता है, ठीक है।
तो एक आध गलती अगर कभी भी किसी तरीके से हो जाता है तो हम आपको उसके लिए क्षमा मांगेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे ही जो है जो हम बोल देंगे वो सही हो जाएगा, कभी कभी बोलते हैं कुछ और समझते हैं कुछ और, ठीक है। तो ये हो जाता है। कह रहा है भारत रुपया, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका, तो यहाँ पे क्या होगा ये आपको बताना है। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि भारत की मुद्राएं लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मुद्रा लिखा है, ठीक है। मुद्रा कहाँ का, भारत का मुद्रा। भारत का संबंध रुपया से है, तो दक्षिण अफ्रीका का संबंध क्या होता है, तो यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका का जो है आपको बताना है रैंड। रैंड जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर होगा। वहां पे मुद्रा के रूप में क्या चलता है, रैंड, दक्षिण अफ्रीका में। तो ऑप्शन नंबर आपको किसमें दिया गया है, तो बिल्कुल आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। एनालॉजी का प्रश्न है, बिल्कुल आपको इस तरीके के प्रश्न याद हो जाने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उन व्यक्तियों को निरूपित करता है जो लंबे हैं लेकिन लड़कियां नहीं हैं। अब ये मजेदार प्रश्न है, बिल्कुल आप कर सकते हो। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे जितने भी मेरे दोस्त इस प्रश्न को देख रहे हैं। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपके एग्जाम हॉल में आने वाले प्रश्न हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है, सबसे पहले जो बोला गया है उसको आप समझिए। ऐसे अक्षर जो है आपको बताना है जो व्यक्तियों को निरूपित करता है। व्यक्ति कहाँ पे है ये आप देख लीजिए। व्यक्ति यहाँ पे आपको दिख रहा है, लंबे व्यक्ति, यही व्यक्ति हैं, ठीक है। जो लंबे हैं, ठीक है, लंबे व्यक्ति हैं, यहाँ पे यही बात है। लेकिन लड़कियां नहीं है, तो लड़कियां कौन नहीं है, यहाँ पे देख लीजिए, ये लड़की वाला हिस्सा ये नहीं होना चाहिए, ये हमें पसंद ही नहीं है। ये भाई साहब हमको नहीं चाहिए, तो ये वाला डिब्बा को बिल्कुल हमें पसंद नहीं है, तो बंद कर दीजिए। ये बोला है कि कितने व्यक्ति हैं जो निरूपित करते हैं जो लंबे हैं परंतु लड़कियां नहीं है, तो ऐसे देख लीजिए सी और डी हो रहा है। सी और डी जो है ऐसे हैं जो व्यक्ति हैं और लंबे भी हैं और लड़की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आप किसके साथ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी। डी यदि आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। बिल्कुल इस प्रश्न का जो है सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, समझिएगा। कथन, सभी कविताएं कहानियां हैं, सभी लेख कविताएं हैं। ये जो है आपको इसके अकॉर्डिंग निष्कर्ष यहाँ पे दिया गया है। कौन से सही हो रहा है निष्कर्ष, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। समय आपको बिल्कुल ध्यान देना है, क्योंकि वहां पे भी आपको समय जो है मात्र 90 मिनट मिलेगा और 100 प्रश्नों को करना है, उसमें भी निगेटिव मार्किंग होता है, ठीक है। तो ये भी आपको विशेष करके ध्यान रखना है, ठीक है। बताइए, यहाँ पे पहला कह रहा है सभी लेख कहानियां हैं और कोई भी कहानी लेख नहीं है। तो इसका जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, बताइए। इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, बेहतरीन है। और बिल्कुल इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या हो रहा है ये आपको बताना है। बताइए इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या है। तो यहाँ पे समझिए, सबसे पहले कह रहा है सभी कविताएं कहानी है। तो कविताओं को हम कैसे लिख देते हैं, ये जितने भी कविताएं हैं ये जो है सभी के सभी कहाँ पे हैं, कहानी के अंदर हैं, ठीक है। कहानी को के एच से लिख देता हूँ। उसके बाद से कह रहा है कि सभी लेख कविताएं हैं, कविताएं हैं। कौन, सभी लेख, कविताएं के अंदर, कविताएं कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसके अंदर कौन होगा, सभी लेख हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे अच्छे तरीके से अब बनाना पड़ेगा। ये हो गया आपका लेख। और लेख जो है सभी के सभी किसके अंदर है, लेख। लेख को जो है यहाँ पे एल से लिखिए, लेख को एल से लिख देता हूँ। ये जितने भी लेख हैं ये सभी के सभी कविताओं के अंदर हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि जो है सभी कविताएं ये किसके अंदर है, कहानी के अंदर है, के एच लिख देता हूँ कहानी को। अब बिल्कुल आपके सामने यहाँ पे फिगर बन चुका है। आ जाइए यहाँ पे निष्कर्ष पे, कह रहा है कि सभी लेख कहानियां हैं, जितने भी लेख हैं यहाँ पे देखिए लेख, ये सभी के सभी कहानियों के अंदर है, कहानी के एच के अंदर है, बिल्कुल है। पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही है। दूसरे पे आ जाइए, कह रहा है कोई भी कहानी लेख नहीं है, कोई भी कहानी, कहानी देखिए कहाँ पे है, कहानी यहाँ पे है, इसका कोई भी हिस्सा जो है लेख के अंदर नहीं है। कहिएगा कि बिल्कुल ये गलत है, ठीक है, बिल्कुल गलत कह रहा है कि कोई भी कहानी जो है लेख नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल है। बहुत सारे कहानियां क्या है, लेख हैं। तो इस तरीके से आपका केवल और केवल जो है ऑप्शन नंबर जो है पहला वाला पालन कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कि केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि कथन,
ड्राइविंग करते समय बहुत जो है सतर्क रहना पड़ता है। ड्राइविंग करते समय हम लोगों को बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है। इसके निष्कर्ष क्या हो सकते हैं ये आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। इस टाइप के भी प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में दिया जाता है, तो घबराने की कोशिश नहीं करनी है। बिल्कुल आपको डेली क्लास करना है, और 10 बजे वाली क्लास में बहुत बेहतरीन मैंने प्रश्नों को कराया हुआ है, ठीक है। तो यदि आप नहीं देखे हो तो बिल्कुल उस क्लास को जाइए और देखिए। फिर जो है इस क्लास को भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। कोई भी क्लास मिस नहीं करना है। डेली क्लास आपको मालूम है कि प्रोवाइड होता है 10 AM और 8 PM। तो आप ऐसे क्लास को, फ्री क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, तो हम बेहतर कंटेंट आपको इससे भी बेहतर डेली ही कराते रहेंगे, ठीक है। बीच में थोड़े से गैप हो गया था, जिसका कारण था कि हम लोग थोड़े से बिजी थे, ठीक है, घर पे काम के कारण बिजी थे। अब जो है फ्री हो गए हैं, फ्री आपको डेली ही क्लासेस कराते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, कथन कह रहा है कि ड्राइविंग करते समय बहुत सतर्क रहना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको सतर्क तो रहना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि आप भी जाएंगे और आपके साथ जो है अन्य भी लोग जो है मारे जाएंगे, ठीक है। ड्राइविंग बहुत रिस्की काम है, ये बोल रहा है। दूसरा यहाँ पे निष्कर्ष पे आएंगे तो कह रहा है कि आलसी लोग ड्राइविंग नहीं करते हैं। ऐसा ऊपर आप पहले समझिए कि क्या बोला गया है ऊपर, ऐसा बात है कि आलसी लोग ड्राइविंग नहीं कर सकते हैं, तो कहेंगे बिल्कुल ऐसा कोई भी बात नहीं बोला गया है कि आलसी लोग ड्राइविंग जो है नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आलसी लोग करें या कौन करेगा ये हमें नहीं पता है, बस ये लिखा गया कि ड्राइविंग करते समय हमें सतर्क रहना है। तो बिल्कुल यहाँ पे आलसी की बात नहीं है, तो ये गलत। दूसरा देखिए कह रहा है कि हम सतर्क रहकर दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर ड्राइविंग करते समय हम सतर्क रहेंगे तो जो है यहाँ पे क्या होगा, दुर्घटना नहीं होगी, दुर्घटना पे रोक लग जाएगा, ठीक है। तो ड्राइविंग करते समय हमें जो है क्या बोलते हैं, सतर्क रहना है, जिसके कारण जो है क्या होगा, दुर्घटना नहीं होगा। तो दूसरा वाला बिल्कुल सही है। निष्कर्ष कौन सा सही है, तो दो जो है सही है, अनुसरण कर रहा है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, कथन कि बहुत से किसान जैविक खेती करते हैं। फिर उसी तरीके का प्रश्न है, तो ये प्रश्न आपको बताना है। किसी भी एंगल से आपको गलती नहीं करना है, क्योंकि मैंने इस तरीके के प्रश्न अभी आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया भी है, ठीक है। तो गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं होनी चाहिए। बताइए इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है। बिल्कुल आपको इस टाइप के प्रश्न सॉल्व करना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन लेना। तो हमने यहाँ पे देखा क्या है, ये पहले आप अच्छे तरीके से समझिए, तब जाके प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। कह रहा है कि बहुत से किसान जैविक खेती करते हैं। तो जैविक खेती तो बहुत सारे किसान करते हैं, ये तो बिल्कुल बात सही है। अब आइए उसके धारणाओं पर। धारणा क्या कह रहा है, पहला कि जैविक खेती करना आसान होता है। अब देखिए ऊपर, पहले ऊपर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है, केवल बोला गया है कि बहुत से किसान जैविक खेती करते हैं। अब वो आसान है कि भारी है, उसका कारण नहीं बताया गया है। ये भाई साहब अब बोल रहे हैं धारणा में कि जैविक खेती करना आसान होता है। ऐसा बात ऊपर बोला गया है कि क्या वो आसान होता है, तो कहिएगा बिल्कुल ऐसा बात नहीं है कि आसान होगा कि भारी होगा, बिल्कुल ये बात गलत है। ऐसा कोई भी यहाँ पे जो है बात नहीं बोला गया है, इस तरीके से ये गलत हो जाएगा। दूसरे पे चलिए, कह रहा है कि जैविक खेती किसानों के लिए अधिक लाभदायक है। तो किसानों के लिए जैविक खेती जो है लाभदायक है, ऐसा भी बात ऊपर नहीं बोला गया है। ये खाली बोला गया है कि बहुत से किसान जैविक खेती करते हैं, तो वो लाभदायक है या लाभदायक नहीं है, ये बात नहीं बोला गया है। पर हम अपने दिमाग से ये तो जरूर कह सकते हैं कि जैविक खेती करना जो है आसान नहीं है, या कोई भी आसान नहीं होता है, या लाभदायक होता है या नहीं होता है, ये भी बात हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये न तो हम लोग कहेंगे कि धारणा 1 करता है और न ही 2। तो यहाँ पे जो है आपको जो है यहाँ पे देखिए गलती हम लोग लगा रहे हैं ना, यहाँ पे न तो 1 और न तो 2 किस में लिखा गया, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है 22 नंबर प्रश्न की दी गई आकृति में कौन से विकल्प सन्निहित हैं, घुमाने की अनुमति नहीं है। अब जो है आपके लिए प्रश्न है, और बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब देना है। ये प्रश्न में बोला गया है कि भाई साहब जो ये आकृति आप देख रहे हो, ये कहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इसमें गलती नहीं करना है, मैं बताऊंगा भी नहीं। तो ये प्रश्न आपको ही बताना है कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल आपको इस प्रश्न का राइट उत्तर बताना है। ये कहाँ पे दिख रहा है, आप यहाँ पे कोशिश कीजिए, बिल्कुल कोशिश कीजिए। 10 सेकेंड जो है आप ही के लिए बनाया गया है कि आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो।
कहाँ पे दिख रहा है, किस जो है किस वाले जो है आपके ऑप्शन में दिख रहा है, ये आपको यहाँ पे पकड़ना है। पकड़िए, देखिए, अगर आप अच्छे तरीके से देखे हैं तो आपको उत्तर मिल जाएगा। अगर आप देखते हैं तो कहाँ पे आपको इस तरीके का एंगल बनता हुआ नजर आएगा, तो इसमें तो किसी भी एंगल से नहीं आएगा। अगर देखेंगे तो यहाँ से एक लकीर इधर गया है, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ये तो लॉजिक यहाँ पे बना ही नहीं है। बिल्कुल ये स्टिक बना है, तो ये गलत है। दूसरे वाले में अगर देखते हैं तो यहाँ से तो ये लकीर गया है, फिर यहाँ पे आया है, फिर तो यहाँ पे लॉजिकली अगर देखेंगे तो अगर जो है यहाँ से ले रहा है तो ये इधर जा रहा है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब जो है अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे तो हो जा रहा है, यहाँ पे भी हो जा रहा है, यहाँ पे हो रहा है, ये लकीर जो है तिरछी है, और इधर से लकीर भी नहीं है, तो ये भी गलत है। अब सही जो बचा हुआ है उसमें आपको मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए सही वाला लॉजिक आपको कहाँ पे मिलेगा, तो देखिए ये लकीर, देखिए ये वाला इधर और ये वाला इधर है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे देखिए आपको मिल गया। ये जो है बिल्कुल आपको कहाँ पे मिल रहा है, बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके की डाउट नहीं होना चाहिए। देख लीजिए ये लकीर जो है आपको बिल्कुल यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और दर्पण से रिलेटेड प्रश्न है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई आकृति का जो है ए बी रेखा का जो है प्रतिबिंब चुने। आपको यहाँ पे ये बताना है कि ये दर्पण दिया गया है, इसका जो है ए बी प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। ऑप्शन आपके सामने है और प्रतिबिंब भी आपके सामने रखा हुआ है, तो 10 सेकेंड आपके सामने है, बिल्कुल गलत नहीं करना है। 23 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। देखिए इसी तरीके के बिल्कुल प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, तो आपको अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को ध्यान देना है कि कभी भी इस तरीके के प्रश्न आपके सामने आएंगे तो आपको बनाना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो ही आप एग्जाम हॉल में भी सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा, इसका राइट उत्तर क्या होगा बताइए। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका राइट उत्तर क्या होगा। देखिए ये ओ जो बना हुआ है यहाँ पे आएगा, और इस तरीके से यहाँ पे बनेगा, और इसका तीर के निशान अब इधर हो जाएगा। ठीक है, ये अब देखिए यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल गलत हो जाएंगे। अब ये उठ के आएगा यहाँ पे भाई साहब, और जो है इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद से ये आएगा इधर, और ये जो है आपका किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बन जाएगा, और ये जो है अब इधर की तरफ घूम जाएगा। ठीक है, उसके बाद से ये वाला हिस्सा यहाँ पे उठ के आएगा, और ये जब आएगा तो इधर बी बन जाएगा, और एम तो आपको इसी तरीके से बनेगा। ठीक है, उसके बाद से ये आर है तो आर उठ के यहाँ पे आएगा, ये बी है। अब जो है आर उठ के आएगा तो आर क्या होगा, इस तरीके से बनेगा, और यहाँ पे देखिए आर के जगह पे जेड बना दिया, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे भाई साहब जो लास्ट में है उसको पहले लिखे हैं, और जो पहले लिखा हुआ है उसको लास्ट में लिख दिया है, तो गलती तो यहाँ पे कर दिया है। तो बचा हुआ आपके पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो डी के साथ आपको जाना है, और डी यदि आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। कह रहा है यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। चलिएगा 10 सेकेंड का समय है, और 10 सेकेंड में आपको इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताना है। बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। इंपोर्टेंट है, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर बताएं। बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। भाई साहब त्रिभुज तो काउंट कर सकते हो ना, किस तरीके से दिखता है त्रिभुज, देख लीजिए यहाँ पे आप ऐसे जितने भी त्रिभुज दिख रहे हैं उसको काउंट कर लो, और बिल्कुल आप इसका सही उत्तर बता दो। बताइए, बताएंगे इस प्रश्न का राइट उत्तर। इजी है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलिएगा, आपका समय समाप्त हो गया, काउंट कर लेते हैं। यहाँ से एक लकीर यहाँ पे आएगा, एक लकीर यहाँ पे, एक लकीर यहाँ पे, ये त्रिभुज एक हो गया। यहाँ से देखिए, यहाँ से देखेंगे तो ये दो हो गया, एक यहाँ पे देखिएगा तीन हो गया, एक यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ से बन रहा है, एक यहाँ से बन रहा है, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या इधर हो गया तीन। तीन के बाद उसी तरीके से देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बनेगा चार, यहाँ से जब देखेंगे तो ये हो जाएगा पाँच, और यहाँ से जब देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ से जब देख रहे हैं तो ये हो जाएगा छः। मतलब यहाँ पे जो है आपका टोटल जो है त्रिभुजों की संख्या अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो आप कहेंगे कि 6 त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है,
जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में दिया गया है। और ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कथन, कथन का प्रश्न है और बिल्कुल आपको इस तरीके का प्रश्न मैंने बताया हुआ है। तो 10 सेकंड का समय है और ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आइए यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए एम लिखा है, ठीक है। एम जो है के से छोटा है, तो इससे ऊपर के होगा, यहाँ पे देख लेते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि के जो है एन से छोटा है और बराबर भी है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बराबर एन। उसके बाद से लिखा है कि यहाँ पे P जो है एन से बड़ा है, एन जो है बड़ा है P से, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा P से बड़ा हो गया एन, और P के बराबर में हो जाएगा J, ठीक है। बोला है P और J बराबर है। जे जो है ओ से बड़ा है, जे क्या है ओ से बड़ा है, ओ यहाँ पे रहेगा, ओ इससे छोटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है ओ जो है एल के बराबर है और बड़ा भी है, तो यहाँ पे एल हो जाएगा, बड़ा भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे बिल्कुल जो है बनता हुआ नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब इसमें जो है आपसे पूछा क्या गया है, कथन पे आ जाइए, निष्कर्ष पे। कह रहा है एन और एल बराबर है, नहीं, एन जो है बड़ा है एल से, देखिए एल यहाँ पे है और एन जो है देखिए यहाँ पे है, तो बिल्कुल बड़ा है। ये जो है बिल्कुल यहाँ से देखिए एल से ऊपर है एन, तो पहले वाला निष्कर्ष बिल्कुल सही है। दूसरा ओ और एम बराबर हैं, ओ और एम देखिए ओ यहाँ पे है और एम देखिए एम इस लाइन में है, तो एम से जो है ये क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो दूसरा वाला निष्कर्ष बिल्कुल गलत कह रहा है, दूसरा वाला निष्कर्ष बिल्कुल गलत है कि ओ और एम बराबर हैं। तो हम कहेंगे कि केवल निष्कर्ष पहला वाला सत्य है, ऑप्शन नंबर ए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं यहाँ पे जीके जीएस के प्रश्न की ओर, और जीके के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला जीके के प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। चलिएगा, आपका जीके का प्रश्न स्टार्ट हो चुका है और बिल्कुल आपको यहाँ पे ध्यान पूर्वक पढ़ना है और उत्तर देना है। जीके का पहला प्रश्न आपके सामने है और कह रहा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ पे उत्तर क्या बनेगा, ये आपको बताना है। तो इसका जो है राइट उत्तर आपको अच्छे तरीके से याद रखना है कि ये होगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू आपको बताना है, ऑप्शन नंबर ए। और 20 ठो जो है आपके जीके के प्रश्न यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। दूसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का जो है प्रावधान है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का जो है समाधान है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे। दूसरे नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होने वाला है, इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल आपके एग्जाम हॉल में आने वाला प्रश्न है। तो 3 प्रकार के जो है आपातकाल की जो है यहाँ पे प्रावधान है, ठीक है। तो आपका जो है राइट उत्तर यहाँ पे क्या बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। बिल्कुल इसका जो है राइट उत्तर बताना है कि क्या होने वाला है। कह रहा है यहाँ पे कि जो है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है। संसद के दोनों सदनों का जो है संयुक्त सत्र कौन जो है बुला सकता है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे। तीसरे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो संसद के दोनों सदनों का जो है संयुक्त सत्र कौन बुलाता है, तो आपका राइट उत्तर होता है ऑप्शन नंबर डी, आपका राष्ट्रपति, ठीक है। तो राष्ट्रपति बुला सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि डबल फाल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है। क्या बताना है कि डबल फाल्ट शब्द जो है किस खेल में हम लोग प्रयोग करते हैं। बिल्कुल चौथे प्रश्न पे आ चुके हैं और चौथा का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, ये आपको बताना है। और क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डबल साल्ट शब्द किस खेल से लिया गया है, तो चौथे का जो है राइट उत्तर आपका क्या आएगा, तो कहिएगा टेनिस शब्द में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है।
गुर्दे की जो है कार्यात्मक इकाई आपसे पूछा गया है, तो बताने की कोशिश करेंगे कि इसका जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, गुर्दा का कार्यात्मक इकाई। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, जितने भी प्रश्न हैं आपके वीवीआई प्रश्न है, बिल्कुल एग्जाम हॉल में आने वाले प्रश्न है, ठीक है। तो इसका जो है राइट उत्तर आपको याद रखना है, ये होता है नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर यदि आपने भी बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि ध्वनि की गति किसमें सबसे अधिक या तेज होती है, ठीक है। यहाँ पे बताना है कि ध्वनि की गति सबसे तेज किसमें होती है। बिल्कुल आपका राइट उत्तर आना चाहिए कि ध्वनि की गति जो है सबसे तेज किसमें होती है। बिल्कुल राइट उत्तर आपको यहाँ पे बताना है कि इस्पात में होता है, ठीक है। पानी, हवा और यहाँ पे कांच नहीं होगा, इस्पात यदि आपने बताया है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में निर्मित प्रथम जो है कंप्यूटर का नाम क्या है। भारत में प्रथम निर्मित कंप्यूटर का नाम जो है आपसे पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है और बिल्कुल आपके एग्जाम हॉल में आने वाला प्रश्न है। तो भारत में निर्मित कंप्यूटर का नाम जो है आपको याद रखना है कि ये है आपका सिद्धार्थ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यदि आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि संगीत का वेद किस वेद को कहते हैं। संगीत का वेद किस वेद को कहते हैं, बहुत बार आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया ये प्रश्न है, तो वीवीआई आपको लगा लेना है, ठीक है। एग्जामिनर बहुत बार पूछा है कि संगीत का वेद किस वेद को बोलते हैं, तो आपका राइट उत्तर यहाँ पे आएगा कि साम वेद को जो है क्या बोलते हैं, संगीत का वेद। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना था। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आपको बिल्कुल इस प्रश्न का उत्तर बताना है कि वायु सेना दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो 9वें का प्रश्न का जो है 9वें प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा, 8 अक्टूबर, आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुआ है। ये किसका बात हो रहा है, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि 1500 जो है 26, 1556 और जो है यहाँ पे 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध। ये युद्ध आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम हॉल में बहुत बार ये युद्ध पूछा गया है। तो आपका राइट उत्तर बनेगा पानीपत का जो है युद्ध है, ये प्रथम युद्ध है, ये द्वितीय युद्ध है और ये तृतीय युद्ध का बात किया गया है, ठीक है। तीनों ही एक साथ आपको यहाँ पे याद करने को मिल गया। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा जो है सागर है। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि ये प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये कौन सा है, तो ये आपको बताना है अरब सागर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यदि आपने बी को बताया है कि भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर है, तो बिल्कुल ही राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि UNESCO यूनेस्को का जो है मुख्यालय कहाँ है। बताइए कि यूनेस्को का जो है मुख्यालय कहाँ पे है। बिल्कुल आपके लिए बहुत बेहतरीन प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए कि यूनेस्को का जो है मुख्यालय, बहुत ज़्यादा मुख्यालय से प्रश्न पूछता है आपके एग्जाम में, तो आपको याद होना चाहिए पेरिस है, ठीक है। तो पेरिस जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं ऑप्शन नंबर बी को, उनका जो है करेक्ट उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WHO की जो है स्थापना कब हुई। बहुत बेहतरीन प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, वीवीआई आपको कर लेना है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की जो है स्थापना कब हुई थी। तो ये जो है आपको याद रखना है 1995 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि शिक्षा की जो है किंडर गार्डन पद्धति किसकी देन है। शिक्षा की किंडर गार्डन पद्धति जो है किसकी देन है, ये आपको बताना है। तो ये देन जो है आपको याद रखना है
प्रोबेल का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि एनसीईआरटी की जो है स्थापना कब हुई। एनसीईआरटी की जो है स्थापना कब हुई है ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी की जो है स्थापना कब हुई। बहुत बेहतरीन प्रश्न, बहुत लाजवाब, और बिल्कुल इस तरीके का प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो 1961 यदि आपने बताया है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था, ये आपसे प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। तो बताने की कोशिश करेंगे कि तानसेन किसके दरबार में जो है संगीतज्ञ था। बिल्कुल 16 नंबर का राइट उत्तर हो जाएगा आपका। कौन सा? तो कहिएगा कि ये था आपके अकबर का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपको जाना था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि कौन 4 वर्ष तक अकबर का जो है संरक्षक रहा। 4 वर्षों तक अकबर का जो है संरक्षक कौन रहा है, ये आपसे पूछा गया है। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सबका उत्तर क्या आएगा? बैरम खान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यदि आपने बताया है बैरम खान, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि पंडित रविशंकर का जो है संबंध किस वाद्य यंत्र से है। पंडित रविशंकर का जो है संबंध किस वाद्य यंत्र से है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो 18 नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होगा, तो ये जो है आपको बताना है जो है सितार से, ठीक है। सितार जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है डबल रोटी में फुलाव किस गैस के कारण होता है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये साइंस वाला प्रश्न है, ठीक है, कि डबल रोटी होता है वो क्यों फूलता है। तो आपका उत्तर क्या बनेगा कि जो डबल रोटी होता है उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसके कारण डबल रोटी फूलता हुआ नजर आता है। तो ऑप्शन नंबर सी यदि आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है नींबू खट्टा किसके कारण होता है। नींबू नींबू जो है आप लोगों ने देखा होगा वो खट्टा होता है क्यों। नींबू जो है खट्टा होता है क्यों, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे। तो नींबू में कौन सा जो है अम्ल होता है, साइट्रिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर जो है बी, साइट्रिक एसिड अम्ल होता है जिसके कारण नींबू खट्टा होता है। तो इस तरीके से आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो है हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे जो है अगले प्रश्न यानी कि मैथ की तरफ। 20 ठो जो है जीके के प्रश्न समाप्त हो चुका है। अब चलते हैं मैथ के पहले प्रश्न की ओर। मैथ का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है आज का, और बिल्कुल आपको बताना है। प्रश्न कह रहा है कि 75,000 की राशि पर जो है 2.5 लिखा हुआ है। कितना? 5/3% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों की अवधि के जो है साधारण ब्याज की राशि आपको यहाँ पे ज्ञात करनी है, ठीक है। तो समय भी दिया गया है, अवधि भी दिया गया है, तो बिल्कुल आप इस प्रश्न को कर सकते हो। थोड़े से जो है कैलकुलेटिव है, पर आप ऐसे प्रश्नों को करके ही आना पड़ेगा एग्जाम हॉल में, तो ही आपका रिजल्ट होने वाला है, ठीक है। तो आज यहाँ पे बेहतर तरीके से इस प्रश्न का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। तो देखिए आपको दिया गया है मूलधन कितना। देखिए साधारण ब्याज बराबर सूत्र तो आपको मालूम ही होगा, एसआई बराबर, तो उसी को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, मूलधन, मूलधन कितना है डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, ठीक है। आप सूत्र चाहेंगे तो लिख सकते हैं मूलधन, ये मूलधन है, राशि है तो मूलधन, गुणे समय कितना दिया हुआ है, तो समय देखिए 5 वर्ष यानी कि 5, गुणे समय गुणे दर, दर कितना दिया है, तो दर रेट देख लीजिए 2। यहाँ पे देखिए 2 पूर्णांक लिखा हुआ है 5/3, तो इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो 3 दूना 6, 6 5, 6 5 कितना हो जाएगा, 11 बट्टा ये हो जाएगा 3, तो 11 बट्टा हो जाएगा यहाँ पे 3, और पूरा बट्टा दे दीजिए। गुणा कितना होता है 100, नीचे कितना होता है 100, मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टा 100। आपने सूत्र बिल्कुल ही पढ़ा होगा जब आप इतना पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और आप यहाँ पे 3 के पहाड़े में देख लीजिए कितना मर्त में ये कटेगा, तो ये हो जाएगा 3 दूना का 6, और ये 3 × 5 = 15। अब जो है 1 जीरो भी है यहाँ पे, 11 × 5 कितना हो गया 55, गुणे आपको कितना है, तो ये है जो है 250। अब इसको गुणा करके लिख लीजिए कितना हो रहा है आपका, देख लीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0, 25 × 5 = 125 के हो जाएगा 5, फिर 25 दूना 50, और यहाँ पे कितना होगा 12, 25 यहाँ पे कितना हुआ 25 25 125 हुआ ना, 25 25 125, यहाँ पे आपके कितना
कितना हो रहा है गुणा करने पर, आप यहाँ पे गुणा कर लो। कितना होगा 25 जीरो हो गया, फिर 25 पचे 125 के 5 हो गया, 25 पचे 125, और आपके हासिल कितना हुआ है 12, तो ये हो जाएगा आपका कितना 37। ठीक है, तो 25 12 37, यानी कि कितना हो रहा है 13,750। बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा है, क्योंकि ये आपके जो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के प्रश्न ऐसे ही होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 7वां कि साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धन राशि जो है 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। अब जो है देखिएगा, कोई राशि है जो है ये कह रहा है कि किस दर पर जो है 10 वर्षों में स्वयं का जो है 2 गुना होगा। ठीक है, स्वयं का 2 गुना आपको करना है। तो स्वयं का 2 गुना करना है कि रेट आपको बताना है, तो रेट निकालना है, स्वयं का जो है 2 गुना करना है। तो देखिए, एक तो हो गया आपका पैसा, और 2 गुना कब होगा 2 गुना, 2 गुना अगर हो रहा है 2 गुना, ये तो आपका मूलधन हो गया। ठीक है, और ये हो गया आपका यहाँ से बन के ये 2 गुना पे हुआ है, तो गुना हुआ है मतलब 1 से 2 हुआ है, तो ब्याज कितना अगर इसमें जोड़ा हुआ है, एक तो आपका मूलधन है और एक ब्याज है, तभी तो 2 गुना हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका ब्याज है। ठीक है, ये 1 रुपया ब्याज है, 1 रुपया आपका मूलधन है, एक आपका ब्याज है और एक मूलधन है। तो आपको सूत्र मालूम है, ब्याज बराबर क्या होता है, तो ब्याज तो 1 रुपया है, तो 1 बराबर हो जाएगा मूलधन, मूलधन भी 1 है, मूलधन गुणे समय, समय कितना है, तो आपके 10 वर्ष है, समय गुणे दर, दर हमको नहीं मालूम है, बट्टा का हो जाएगा 100। तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कटेगा, अब ये ऊपर गुणा करेंगे तो आर हो जाएगा, आर हो रहा है यहाँ पे ऊपर केवल, और यहाँ पे तिरछा गुणा करेंगे तो 10 एकम में 10 हो जाएगा। तो अब जो है यहाँ पे आर की वैल्यू 10% हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आप इस तरीके के प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करोगे। ठीक है, बहुत ईजी प्रश्न था, थोड़े से आप अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाएंगे तो बिल्कुल ऐसे प्रश्नों को कर सकते हो। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 7200 हो जाती है। मूलधन जो है आपको ज्ञात करनी है। बताने की कोशिश करेंगे कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल समय जो है आपको मिलेगा यहाँ पे, पर ये चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है, थोड़े से आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो है चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है, पहले वर्ष में कह रहा है, तो यहाँ पे पहले वर्ष में तो 20% हुआ। ठीक है, और दूसरा वर्ष कह रहा है 2 साल का है, यहाँ पे समय कितने साल का दिया है 2 वर्ष, तो ये दूसरा साल हम ले लेते हैं, और दूसरा साल में क्या हो जाएगा, तो ये तो 20% रहेगा, पर चक्रवृद्धि ब्याज है तो ब्याज का भी क्या लगेगा, ब्याज। तो 20 का जो है फिर से आपको 20% निकालना पड़ेगा और यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। ये एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 दूना का 4 हो रहा है। ठीक है, तो 20 4 कितना हो गया 24। 2 साल का जब ब्याज आपसे कोई पूछेगा, 2 वर्ष का ब्याज, 2 साल का ब्याज आपसे जब कोई पूछेगा, तो ये हो गया 24 दूसरे साल का, पहले साल का 20 है, तो ये कितना टोटल ब्याज आपको मिला 24 और 20 44% ब्याज मिला। और आप पहले ये समझिए कि पहले आपके पास कितना होगा ब्याज 100 होगा, और इसके बाद से आपने जो है मान लीजिए मूलधन आपका 100 है, तो 100 के बाद से अगर आप ब्याज कितना दे रहे हैं उस पे 2 साल के बाद, तो 44 दे रहे हैं, तो टोटल पैसा आप उसको कितना देंगे, तो 144 हो जाएगा। ठीक है, बात समझिए। देखिए, कोई आपको धनराशि 100 दे रहा है, ठीक है, तो 2 साल बाद उसको कितना लौटाना पड़ेगा 144। ये बोल रहा है मूलधन कितना है ये आपको बताना है, तो देखिए मूलधन इसमें कौन है, ये मूलधन है। ठीक है, 100 रुपया मेरा मूलधन है, और ये इसमें ब्याज सहित हम उसको लौटा रहे हैं, तो 100/44 कर दीजिए, आपका बिल्कुल राइट उत्तर मिल जाएगा। कितना, तो देखिए 100 बटा आपका कितना है 144, और गुणे कितना करना है, आप यहाँ पे देखिए 7200। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 72 दूना 44 हो गया 144, और यहाँ पे 2 के पहाड़े में ये 50 मर्त में हो गया, यहाँ पे 2 जीरो और लगा दीजिए, ये कितना हो गया 5000 जो है यहाँ पे आपका मूलधन था। ठीक है, बिल्कुल आपका धनराशि यहाँ पे निकल गया, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है, बताने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान में एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुनी है। ठीक है, पिता की उम्र जो है पुत्री की उम्र के 3 गुनी है। अच्छा जी, मान लेते हैं x वर्ष के उसके जो है कौन है, बेटी है, तो उसके पिता उससे 3 गुना हो जाएंगे, ये उसके फादर हो जाएंगे। ठीक है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु जो है पुत्री की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे पुत्री की जो है वर्तमान आयु पूछा गया, तो देखिए यहाँ पे 10 वर्ष बाद, तो देखिए 10 साल पुत्री भी बढ़ेगी,
और 10 साल इसके पिता भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो दोनों में 10 जोड़ देंगे और बोला क्या गया है कि 2 गुना हो जाएंगे, कौन, इसके फादर, तो 2 गुना इसके बेटी में जब गुणा करेंगे तो दोनों ही बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए 2 से गुणा कर देंगे, 2x हो जाएगा, 10 गुना का 20 हो गया, बराबर में इधर कितना है 3x प्लस का ये है 10, ठीक है। अब इसको एक तरफ लेंगे तो यहाँ पे देखिए ये बराबर के इस तरफ देखिए 20 लिखा है तो 20 और ये 10 को उठा के इधर लाएंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा बराबर। इधर बराबर के इस तरफ क्या है माइनस का 3x है और बराबर के इस तरफ से माइनस का 2x ले जाएंगे तो ये घटेगा, तो इधर कितना बचेगा x और इधर 20 में से 10 जाएगा 10 है। यानी कि उसकी पुत्री देखिए x माने थे, ये पुत्री थी, आपको पहले भी मैंने बताया था ये पुत्री है, ये पुत्री है और ये कौन है, उसके पिता हैं, ठीक है। पहले भी मैंने बताया था पुत्री छोटी है पिता बड़े हैं, तो ये 10 वर्ष x का वैल्यू आया है, यानी 10 वर्ष की उसकी पुत्री है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे कि 40 छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य जो है 68 है। बाद में यह पाया गया कि अंक 25 को गलती से जो है 45 जो है पढ़ा गया है, सही माध्य ज्ञात करें। तो बिल्कुल इसको जो है गुणा नहीं करना है हम लोगों को, यहाँ पे बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे। देखिए जैसे मैं कहने का मतलब है कि हमारा तो माध्य 68 है, ठीक है, लेकिन ये क्या है गलती से हुआ है, कब, जब हम जो है यहाँ पे माध्य निकाल रहे थे तो सवाल में तो दिया गया था 25, पर इसके जगह पे हमने कितना पढ़ लिया है 45 रख लिया है, ठीक है, पढ़े हैं या उसके जगह पर लिख लिए हैं, मतलब 25 तो सही बात थी, ये तो राइट है, पर ये वाला जो है भाई साहब गलती से हुआ है, ये गलत है। तो कितनी गलती किए हैं हम लोग देख लीजिए, यहाँ पे कितने की गलती है 20 की। अब देखिए बढ़ा हुआ है तो वैल्यू यहाँ पे कभी भी घट के आएगा, क्यों, क्योंकि 25 कम है तो कम हम लोगों का जो है यहाँ पे क्या आना चाहिए माध्य, तो 20 जो है यहाँ पे है अधिक, कितने लोगों में बांटना है, तो देखिए छात्र कितने हैं 40 है, तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा 0.5, 0.5 जो है हम लोग अधिक किए हैं, तो हमारा माध्य कितना है 68 है, ठीक है। और 68 में से क्या करना है 0.5 हमको माइनस करना पड़ेगा, तो हमारा एग्जैक्ट आ जाएगा कितना, तो 67.5 जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका माध्य जो है सही वाला होगा, ठीक है, गलती से जो है 68 आया था। तो इस तरीके से आपको इस जो है प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये क्लास आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, डेली ही क्लास आपको इस तरीके के मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद।